ज्ञान तो सब मिल ही गया होगा अभी तक, जितना भी सुनना था करना था सब ने सुन लिया होगा। नाम मेरा वहाँ पे लिखा हुआ है, नाम रिपीट नहीं करूँगा। तो मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। बेकार है सब हम बीटेक वाले यहाँ पे, मुझे शक्ल से ही लग रहे थे तुम लोग सारे, ठीक है। तो देखो मैं ज्ञान आपको नहीं दूंगा अब, क्योंकि आप लोगों ने वो पता चल गया, आप लोगों को क्या पढ़ना है, प्रीलिम कैसे पढ़ना है, मेंस कैसे पढ़ना है, इंटरव्यू कैसे देना है, सब कुछ पता चल गया है कि नहीं। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो मुझे लगती हैं इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए इस जर्नी में, ठीक है। पहली बात बीटेक वालों के लिए मैंने लिख के रखा था, मैं ये लिख रहा था पॉइंट्स यहाँ पे। उसके बाद क्या आप लोग पूछ लो, जिसको जो पूछना है सवाल पूछ लो। मैं थोड़ा बैक बेंचर टाइप हूँ तो शर्माने के बगैर, ठीक है। एक दो बात क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक बात बता दूं, मैं 27 ईयर्स का हूँ, तो आप लोग मुझसे बड़े जो होंगे वो मेरे को नज़ीफ मेरे नाम से बुलाएंगे, और मेरे से छोटे जो होंगे वो मेरे को भाई बोलेंगे। तो सर कोई नहीं बोलेगा, बिकॉज हम यहाँ पे एक बेंचमार्क क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि एक सर आप किसको बोलेंगे? जो आपको पढ़ाए, आपका टीचर आपका सर है, आपके पेरेंट्स आपके सर हैं। आप बोलोगे अगर बुलाओगे उनको, आप किसी सर्विस में हो, किसी जॉब में हो, आपका वहाँ पे जो सीनियर है वो आपका सर है। रेस्ट नो वन इज़ योर सर, ही इज़ आइदर योर वेल विशर, ही इज़ योर फ्रेंड, ही इज़ योर एनिमी, ही इज़ नॉट योर सर, ओके। सो नो वन विल कॉल मी सर, यू विल, मैंने अपनी एज बता दी ना, तो उसी कैलकुलेट कर लेना। जो छोटे हैं वो भाई बोल देना, जो बड़े हैं वो सर, वो ये बोल देना, हाँ नाम से बुला देना, नज़ीफ है मेरा नाम। सो चलो शुरू करते हैं। पूछ लो भाई, किसको क्या पूछना है। मेरे को बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सब सुन लिया। ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है? बढ़िया भाई, हाँ जी भाई, सर नहीं बोलना भाई, नज़ीफ। ये बैक बेंचर टाइप है यार, समझ रहा है, बैक बेंचर टाइप है। आई होप इंशाल्लाह कल जब आप केपीएस ज्वाइन करेंगे, इंशाल्लाह आप मेरे को वहाँ पे भी ऐसा ही देखोगे। मुझे भी बहुत शौक है पुलिस में जाने का, मैं आपको वहाँ पे सर जरूर बोलूँगा। एक स्ट्रेटजी सर आपकी कि एक नजीब भाई आपकी कि आपने टॉप डाउन अप्रोच फॉलो किया, लेकिन मैंने बॉटम टॉप अप्रोच फॉलो किया। वो कैसे कि सर आप पहले, नजीब भाई आप पहले यूपीएससी में थे, फिर केएस में, फिर सब इंस्पेक्टर में। मैं पहले सब इंस्पेक्टर में था, अब केएस में आ रहा हूँ। क्योंकि आपको तो पता है कि आपने परसों सब इंस्पेक्टर का पेपर देखा होगा, जो पहला पेपर हमारा था। मेरा 91 स्कोर था, आपका 110 स्कोर था। लेकिन मसला एक था कि जब मैं ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब मैं वहाँ पे था कि मैंने 91 वहाँ पे स्कोर किया, जैसे ही मैं घर पहुँचा 1 मिनट भी बैठा नहीं, मैंने वही पेपर फिर से किया। ठीक है, मैं 105 से अबो कर रहा था। एक ये मसला है कि परसों भी मैंने जब दूसरा एग्जाम दिया, वहाँ पे भी यही हुआ मेरे साथ। वहाँ पे जितने किए घर आके ज्यादा करता हूँ, बट विदाउट रीडिंग फॉर सिंगल मिनट। अब ये जो प्रॉब्लम है मेरी, हाउ कैन आई ओवरकम दैट? एक तो ये पेपर में आप नक्सल में मैं समराइज करता हूँ, पेपर में आपका थोड़ा डिवेट हो रहा है, डरा क्या कॉन्फिडेंट हो, नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट, इसमें ये कंटिन्यू होता है। मैंने जामिया का एंट्रेंस दिया, पीजी प्रैक्टिस, वहाँ पे आपको एग्जांपल बताऊंगा। कोई आपको बोलेगा ऑप्शनल कैसे लेना है, कोई ऑप्शनल स्कोरिंग है, भाई एंथ्रो ले लो, ऑप्शनल स्कोरिंग है, नंबर बोहरियों में मिलते हैं। नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर एक ऑप्शनल का एक पीक टाइम होता है, उसके बाद वो ऑप्शनल बुचर हो जाता है। अगर आपका वो सीजन हुआ बुचर का, क्या करोगे? एंथ्रो ले लिया आपने, मेरे को देख के एंथ्रो ले लिया, या किसी टॉपर को देख के एंथ्रो ले लिया, वो बुचर हो गया उस साल, क्या करोगे? नंबर कट गए। ऑप्शनल आप डिसाइड करोगे खुद, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो डिसाइड करोगे। मैंने कैसे ऑप्शनल डिसाइड किया, आपको मैं शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ। मैंने कैसे ऑप्शनल डिसाइड किया, पेपर देखा, किसी ने बोला कि भाई इसमें डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड सवाल आते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी में सवाल है डिफाइन मैरिज, डिफाइन किनशिप, कहा ऐसे वर्ड टू वर्ड सवाल आते हैं। मैंने कहा बढ़िया है यार। फिर साथ में दोस्त था, दोस्त ने बोला यार मैं एंथ्रो पकड़ रहा हूँ, मैं एंथ्रो की ट्यूशन के लिए जाऊँगा। मैंने कहा मैं भी एंथ्रो पकड़ रहा हूँ, एंथ्रो की ट्यूशन के लिए मैं भी जाऊँगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्वालिफाई करने के बाद मैं आपको यहाँ पे अभी बोल देता कि भाई एंथ्रो, आई स्टडीड एंथ्रो, मैंने उस पर बहुत फोकस किया, मैंने उस पर पहले रिसर्च मारा, उसके बाद मैंने एंथ्रो किया। क्वालिफाई करने के बाद आप कुछ भी बोल दो, दैट्स अ स्टोरी। बट एट दिस स्टेज इट्स यू हु हैव टू डिसाइड कि मेरे को क्यों ऑप्शनल लेना है, मैं क्या एंजॉय करूँगा पढ़ने में।
मैं आपको अभी बोलूँगा एंथ्रो ले लो भाई, ठीक है। एंथ्रो में पेपर या यूनिट 1.2, अगर एंथ्रो वाला कौन है यहाँ पे? एंथ्रो वाले कितने हैं यहाँ पे? यूनिट 1.2, 1.3 उसमें यही है, फ्रॉम हाउ वी इवॉल्व फ्रॉम एवोल्यूशन है, हाउ वी इवॉल्व फ्रॉम मंकीज। क्या ये रेलिवेंट होगा आप लोगों के स्टडीज़ के प्रिपरेशन में कि मैं आपको यहाँ से कुछ बोलूँ कि आप ये नहीं जी, ये मेरे को ईजी लगा, आपको भी ईजी लगना चाहिए? नहीं है ना। कोई यहाँ पे बोलेगा मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ तो भाई मैं इसीलिए एंथ्रो ले लूँगा, मेरे को उसमें बायोलॉजी पोर्शन पूरा यूनिट 9 से 12 तक पूरा कवर हो जाएगा। भाई मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैं CSAT में फेल हो गया, क्या बोलोगे? इट्स ऑल योर प्रिपरेशन, इट्स ऑल योर डिसीजन। आप लोग जैसे डिसाइड करोगे, जो डिसाइड करोगे, जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग। आपने डिसीजन लिया, उसके बाद हैव फेथ। द बिगेस्ट थिंग इज हैव फेथ। हमारा, आई लीव इट फ्रॉम द टॉपिक, हमारा लाइफ क्या चीज़ डिसाइड करता है? आर एक्शंस, ठीक है। बट आई बिलीव एक्शन एज वेल एज व्हाट इज रिटन इन आवर फेथ, ठीक है। आप ये नहीं सोचो कि आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अगर आप KS ऑफिसर, IAS ऑफिसर नहीं बने तो बस दैट्स द एंड ऑफ योर जर्नी, दैट्स द एंड ऑफ योर लाइफ। किसी को ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। रिज़्क देने वाली ज़ात ऊपर वाली है, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से खाली बेस्ट चीज़, बेस्ट ऑफ बेस्ट पे फोकस करो, अपनी तरफ से 100%। मतलब किसी को ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कल को कि भाई मैंने 1 घंटा उस दिन ज़्यादा पढ़ा होता, शायद मेरा इसमें से ये सवाल एक निकल गया होता। ये गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी में ये गिल्ट नहीं है और उसके बाद भी वो ड्रॉप हो रहा है, बिलीव दैट समथिंग बेटर इज कमिंग योर वे, ठीक है। बट जिस दिन आपको ये गिल्ट हुआ ना अपने अंदर की भाई थोड़ा पढ़ा होता, 5 मिनट और पढ़ा होता तो मेरा ये सवाल एक निकल गया होता, वहां आप फेल हो रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है? अपनी तरफ से 100% दे दो, उसके बाद हैव फेथ। द बेसिस ऑफ एवरीथिंग इज फेथ, हैव फेथ कि भाई हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल एक देता हूं मैं, सिंपल एग्जाम्पल। डोंट टेक इट एज अ बेंचमार्क, ओके। मैं अभी बाजला को भी यही बोल रहा था, डोंट टेक इट एज अ बेंचमार्क। आप लोगों में से कितने 22 का मेंस लिखने वाले? कोई है? एक। 23 तो कह रहे हैं कि शायद KS के पोस्ट निकलेंगे, तो ऑब्वियसली आप लोग उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, UPSC, KS, IAS, तो आप सब वही प्रिपेयर कर रहे होगे। आप जैसे मेंस के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग इस जर्नी में? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यू कैन नॉट सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन इफ यू आर नॉट गुड एट आंसर राइटिंग, ओके। इन 3 hours यू हैव टू राइट 20 odd क्वेश्चंस। वो इतना मोटा बुकलेट होता है, पूरा भरना पड़ेगा। पेज छोड़ोगे नंबर कटेंगे, पूरा भरना है। और वो 9.5 मिनट का एवरेज आता है शायद पर सवाल, एग्जैक्ट मुझे भी अब याद नहीं है। 7.5 मिनट का एवरेज आता है पर सवाल। उसमें सोचना भी है, लिखना भी है, और उसके बाद जो यहाँ पे आपने सीखा है इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, कंटेंट, डेटा, सब डालना है, ठीक है। मैंने कभी आंसर राइटिंग की ही नहीं, बिलीव होगा, नेवर। मैंने फर्स्ट टाइम आंसर लिखा जब मैं मई में पेपर देने गया, अमर सिंह में मेरा सेंटर था। मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम आंसर लिखा है, पहली बार 20 सवाल किए हैं। जब पहली बार हिस्ट्री का पेपर उठाया, पेपर हिस्ट्री के क्वेश्चन आया था, पहला सवाल था वो उस पर टाइप्स ऑफ टेम्पल्स पे लिखना था, डिफरेंट फॉर्म, आर्ट फॉर्म, टेम्पल स्टाइल। तो आंसर शीट कैसा होता है, यहाँ पे आपका सवाल लिख के होता है, उसके बाद स्पेस छोड़ी होती है, नेक्स्ट पेज आता है ऐसे, वहाँ दूसरा सवाल लिखे होता है, स्पेस छोड़ी होती है। फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ, आंसर जब लिखने बैठा डबल पेज टर्न हो गया, चेक ही नहीं रहा, किसी और सवाल पे पहले सवाल का आंसर लिख रहा हूँ। समझ आ रही है मेरी बात? क्या हो गया? पैनिक हो गया। अब क्या करें, काटा, वहाँ से भी काटा, फिर जाके आगे लिख लिया, गैप्स में लिख लिया, आंसर फिल कर लिया। सो अब मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, विदाउट आंसर राइटिंग मेरा निभ गया, मेरा पेपर हो गया, ठीक है। आपका होगा, आप लोगों का होगा कि नहीं वो कौन डिसाइड करेगा? इट्स योर लक। आप अपनी तरफ से पढ़ के जाओगे, मेरी बात समझ आ रही है? आप अपनी तरफ से पढ़ के जाओगे। मैं भी पढ़ के गया था, मुझे कहाँ पता था कि मैं 2 पेज छोड़ के पहले पे क्वेश्चन का आंसर लिख लूंगा। और कटिंग में नंबर करते हैं, कटिंग मारोगे, वो सब करोगे, नंबर करते हैं, क्या करोगे? सो हैव फेथ।
अपनी तरफ से मेहनत करो, पढ़ाई करो। अभी आपके पास टाइम है, 2 साल 3 साल, जितना भी टाइम आप इस चीज़ को डेडिकेट करना चाहते हो, उस टाइम में खाली उसी चीज़ पे फोकस करो। डोंट डिविएट योर माइंड। हाँ, बैकअप ऑप्शन इज मस्ट। दिस इज ए अनसर्टन एग्जाम। मुझे एग्जैक्ट काउंट भी नहीं पता, शायद 4,500 बच्चों ने केस मेंस लिखा था, 625 ने इंटरव्यू दिया, 180 सिलेक्ट हो गए, 187 राउंड। ठीक है, दिस इज एन हाईली अनसर्टन एग्जाम। बिलीव दैट मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरा हो जाएगा, बट ऑलवेज हैव अ बैकअप ऑप्शन। ऑलवेज हैव अ बैकअप ऑप्शन। मैं एक टाइम पे, जब मैंने 18 में बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद मतलब कॉलेज में मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था यार, आईएएस तो मैं निकाल ही लूँगा, आईएएस कौन सा मसला है, छोटा एग्जाम है। ठीक है, कॉन्फिडेंस होता है बहुत जब इंसान कॉलेज में होता है ना। उसके बाद जब 2 साल यूपीएससी प्रीलिम भी नहीं निकला, फिर मैंने कहा केस तो मैं निकाल ही लूँगा, केस कौन सा मसला है। जब प्रीलिम एग्जाम दिया, केस का हो गया क्वालिफाई, बट जब मेंस का पेपर लिखा ना मैंने, मैं थोड़ा पुलिस सर्विस में ज़्यादा शौकीन हूँ। पहले बैकग्राउंड बता दूँ, मैं पुलिस सर्विस में ज़्यादा शौकीन हूँ, तो मेरा इसमें भी प्रेफरेंस पहला केपीएससी है। वहाँ भी मैंने सोचा था आईएएस में मैं आईपीएस पहले पकड़ूंगा, तो मैंने कहा मैं निकाल ही लूँगा कि केस का कौन सा मसला है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर के पोस्ट निकले। समझ रहे हो मेरी बात समझ रहे हो ना? सब इंस्पेक्टर के पोस्ट निकले। मैंने कहा यार आईएएस का तो पता नहीं है, केस का भी खतरा लग रहा है, सब इंस्पेक्टर तो मैं बन ही लूंगा, इतना तो हो ही जाएगा। ठीक है, कुछ 110 नंबर थे सब इंस्पेक्टर एग्जाम में। मैंने कहा शुक्र खुदा का, बस मैं सब इंस्पेक्टर ठीक हूँ। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम बीइंग एन एसएसपी, एन एसपी, एन आईपीएस ऑफिसर टू बीइंग ए सब इंस्पेक्टर within 2 years. That's what this 2 years will do to you. Be focused. कोई बात नहीं, ये नहीं तो वो सही यार, मैं हैदराबाद नहीं जाऊंगा, कम से कम मैं मनीगांव ट्रेनिंग कैंप में ही चले जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो जाऊं। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये 2 साल 3 साल जितने साल भी प्रिपेयर करोगे, बिलीव कि आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे, कभी लगेगा मेरे को सब आता है, फिर भी पेपर करोगे लगेगा भाई मेरे को तो कुछ नहीं आता है। ठीक है, कभी सीसैट में गिरोगे, कभी प्रीलिम में गिरोगे, मेंस में गिरोगे। अपने लिए एक लिमिट बना लो कि भाई मैं इतने साल अपनी लाइफ के इस चीज़ को देना चाहता हूँ, मगर कैसे? ये नहीं ट्यूशन आ रहे हो, चिल कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना मैं बैक बेंचर टाइप बंदा हूँ, मुझे पता है कैसे चिल होता है। ठीक है, मुझे पता है लेट के बैठते, पीछे वाले तो बोर ही हो गए होंगे, वो सो ही होंगे अभी तक। ठीक है, तो मुझे पता है कैसे, अगर बोर हो गए तो बोल देना मेरे को। ठीक है, तो मुझे पता है कैसे होता है, बट खाली 2 साल ज़िंदगी के, यहाँ इतने साल घिसे, अभी सब लगभग 22-23 अबव ही हो गए, जहाँ इतने साल वहाँ 2 साल और डेडिकेटेड इसी चीज़ को। ट्यूशन आ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो अपनी, उस पढ़ाई के नोट्स बनाओ, घर जाओ पढ़ो। अच्छा, दूसरी बात, मेन चीज़ स्ट्रैटेजी। मैं अखबार सुबह 4 घंटे पढ़ूं सर, मैं अखबार सुबह 18 घंटे पढ़ूं सर। भाई मैं कौन होता हूं तुम्हें ये बताने वाला कि तुम अखबार कैसे पढ़ोगे? इफ यू पीपल कांट डिसाइड कि मैं अखबार कैसे पढ़ूंगा, तुम स्टेट कैसे चलाओगे? ठीक है, ये किसी ने एक पूछा था यहाँ पे, यूपीएससी वर्सेस पीएससी डिफरेंस, स्टेट एग्जाम और इस एग्जाम का डिफरेंस। देखो भाई सिंपल सा है लॉजिक। यूपीएससी से जो बंदा आता है वो 10 साल फील्ड में रहता है, 20 साल वो पॉलिसी मेकर होता है, वो देश को चलाता है, वो कंट्री को चलाता है, वो स्टेट को चलाता है, ही इज अ पॉलिसी मेकर। स्टेट पीएससी से जो बंदा आता है वो 25 साल फील्ड में रहता है, 5 साल 8 साल अगर मिले पॉलिसी मेकर होता है। ये बेसिक डिफरेंस है, आपके दिमाग में होनी चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द डे आप हर कोई जो भी क्वालिफाई करेगा वो कभी ना कभी पॉलिसी मेकर बनेगा। आपको गवर्नमेंट बोलेगी भाई हमें एजुकेशन की कोई स्कीम लानी है, तो आप बताइए कैसे इंप्लीमेंट हो, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है खाली स्कीम बताना, उसके बैक एंड्स फ्रंट एंड्स जो भी होता है वो पॉलिसी मेकर्स आईएएस आईपीएस केएएस वाले ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ खुदारा, तुम लोग पॉलिसी कैसे बनाओगे जब तुम लोग अभी तक न्यूज़पेपर नहीं बना पा रहे हो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो, ऑनलाइन सर्च कर रहे हो हाउ टू स्टडी हिंदू, हाउ टू स्टडी इंडियन एक्सप्रेस, should I make notes of Hindu, should I make notes of Indian Express? That you have to decide. Nobody is going to tell you
कि आप हिंदू के नोट्स बनाओ, इंडियन एक्सप्रेस के नोट्स नहीं बनाओ। अच्छा ये किसने, ज़रा मुझे कोई भी यहाँ पे बंदा उठ के लॉजिक बता दे, क्यों बोलते हैं हिंदू पढ़ना है जी, इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ना है? कोई भी बंदा, आप लोग इतने साल से, कितने, 1 साल तो हो गया होगा प्रिपेयर करते हुए, बता दो मेरे को लॉजिक, कोई एक बंदा उठो ज़रा। इंटरैक्टिव सेशन है, देखो मैंने आपको पहले ही कहा, आई एम नॉट योर बॉस, आई एम नॉट योर सर, आई एम योर ब्रदर, आइदर आई एम एन एल्डर ब्रदर और आई एम ए यंगर ब्रदर। ओके, इंटरैक्टिव सेशन है, बताओ जी क्यों पढ़ना है हिंदू पेपर और इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ना है? मैं बोलूंगा भाई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, दोनों में न्यूज़ सेम होती है। Most people recommend it. That's what I wanted to hear. Most people recommend it. You yourself never tried to analyze कि why I shouldn't read the Indian Express. मेरी बात समझ आ रही, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आंसर इसका बिल्कुल सिंपल है। हिंदू थोड़ा लेफ्टिस्ट पेपर है, तो वो आपको एक, जो आपको अपने आंसर में एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड और फिर एक बैलेंस कंक्लूजन लिखना होता है, ठीक है? तो पॉजिटिव साइड आपको बुक से मिल जाता है, नेगेटिव साइड आपको हिंदू दे देता है, बैलेंस कंक्लूजन आप बना लेते हो, ठीक है? ये इसका आंसर है, सॉर्ट ऑफ, ठीक है? तो बट आप कह रहे हो मोस्ट पीपल रिकमेंडेड इट। हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप किसी के बोलने पे अपनी जिंदगी डिसाइड करोगे? उसके लिए चल गया, मैंने आपको कहा सिंपल एग्जांपल, मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा विदाउट आंसर राइटिंग पेपर निकल गया। आज मैं कुछ भी बोलूँ आपको सुनना है। आज अगर मैं आज आपको बोलता ना कि मैं 18 घंटे आंसर राइटिंग करता ना, सब बोलते हैं हाँ ये करता होगा भाई, इसने पेपर निकाला है। बट मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ, मैंने कभी आंसर राइटिंग नहीं की है। मेरे लिए निभ गया, आपके लिए नहीं निभेगा, किसी और, कोई और बंदा यहाँ पे होगा उसके लिए भी निभ जाएगा। इट्स यू हु हैज़ टू डिसाइड कि मुझे पढ़ना कैसे है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे बुक्स कौन सी पढ़नी है। एक टाइम पे पॉलिटी को बोलते थे बाइबल, हाँ बड़ा इसमें सब कंटेंट, लक्ष्मीकांत को बोलते थे ये बाइबल है। अभी यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया, वो देखा है नया पैटर्न जो आता है, आउट ऑफ दीज हाउ मेनी आर करेक्ट, ओनली 1, 2 आर करेक्ट, 3 आर करेक्ट, 4 आर करेक्ट। हो गया आपका एलिमिनेशन स्किल ही चला गया, अब आप एलिमिनेशन कर ही नहीं सकते हो यूपीएससी में। कल को केस में भी, शायद केस 22 में ये था, तो 20 में 100% होगा। समझ रहे हो मेरी बात? वो वहाँ पे पेपर सेटर्स जो हैं, उनने अपनी ज़िंदगी इसी चीज़ में लगाई है, उनको बेवकूफ़ मत समझो, ठीक है? अपना नॉलेज बेस बढ़ाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे। लक्ष्मीकांत पढ़ना है, लक्ष्मीकांत को समझना है। लक्ष्मीकांत की एक एक लाइन में 3-3 सवाल निकलते हैं। कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप जाओगे, लक्ष्मीकांत की एक एक लाइन में 3-3, 4-4 सवाल निकलते हैं। आपको वो कंसेप्ट, आपको वो उसमें से निकालना है। मैंने लक्ष्मीकांत 8, 9, 10 बार पढ़ी है। ये अपने हाथ से एक बार लक्ष्मीकांत लिखी, पूरी बुक फ्रॉम पेज 1 टू पेज एंड, अपने हाथ से लिखी। महीने को बैठ के लक्ष्मीकांत लिख रहा था भाई, लगा शो किसी में भाई, लगता था ये इसी से नंबर आएंगे। आपके लिए बेवकूफ़ी होगी, ये सीधी सी बात है। क्यों लिखोगे कोई बुक, अगर सामने बुक है क्यों लिखोगे? मैंने लिख दी भाई, लक्ष्मीकांत मैंने पहले पेज से लास्ट पेज तक लिख दी अपने हाथों से। इतना मोटा नोट्स का चट्टा है वो, मेरे लिए चल गया भाई, मेरे को उसी नोट्स का याद रह गया। मेरी अब इस सारी स्टोरी के पीछे मुझे क्या बोलना है? डोंट गो बिहाइंड स्ट्रैटेजीज, मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, वर्क ऑन दैट, सी ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देन हैव फेथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? मैं यार आर्मी का मुझे रैंकिंग नीचे से ऊपर तक, फील्ड मार्शल तक पता है, सूबेदार से फील्ड मार्शल तक मुझे रैंकिंग पता है, उनका साइन पता है, कितने स्टार होते हैं पता है। मैंने बोला मेरा पुलिस थोड़ा इंटरेस्ट है, आर्मी तो सेम ही आ जाता है फिर उसमें। मैं उसमें बोल रहा हूँ भाई लेफ्टिनेंट जनरल चौहान, पहले मैंने चौहान बोला, फिर उसके बाद मैंने बोला लेफ्टिनेंट जनरल चौहान। कितनी सिली मिस्टेक है ये, बिकॉज CDS इज ऑलवेज ए जनरल रैंक ऑफिसर, चीफ ऑफ स्टाफ एंड CDS इज ऑलवेज ए जनरल रैंक ऑफिसर। ये एक लेमैन को भी पता है। मैंने क्या आंसर दे दिया? लेफ्टिनेंट जनरल चौहान। और वहाँ पे सर थे, मुझे नाम याद नहीं है उनका, एंड उन्हें हंसा, कहा लेफ्टिनेंट जनरल चौहान। मैं कंफ्यूज, मैं कहा लेफ्टिनेंट जनरल ही तो होता है कि जनरल होता है। फिर मैंने कहा सर जनरल चौहान। अब देखो इधर भी एक क्लिक है, मैंने नाम क्या बोला? चौहान। मुझे नाम क्या बोलना था? मिस्टर अनिल चौहान, फुल नेम। मुझे अनिल क्लिक ही नहीं हुआ। ये नेचुरल है। ये आपको क्यों होगा? देखो इसमें मल्टीपल रीजंस है, एंग्जाइटी,
पेपर में स्ट्रेस, कुछ भी हो सकता है. यू हैव टू वर्क ऑन इट. दिस यू हैव टू डिसाइड हाउ कैन आई ओवरकम दिस. यू हैव टू डिसाइड दैट. आप थोड़ा फोकस करो, पेपर सॉल्विंग करो. ये आपको सिंपली स्ट्रेस की वजह से हो रहा है. आप हैव फेथ इन योरसेल्फ कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो आंसर लिख रहा हूँ वो सही है. उसके बाद आपको ये टेंशन नहीं होगा. ये और नॉर्मल चीज़ है. मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ, ये सबके साथ होता है. मैंने अभी एग्जांपल बोली, ये सबके साथ होता है. ठीक है. यू हैव टू वर्क ऑन इट इन योर ओन वे कि कैसे मैं इसको ओवरकम करूँ. बात समझ आ रही है मेरी? और किसी का कोई क्वेश्चन? बोलिए भाई. सीखना है, ये चीज़ सीखनी है. देखिए, ये चीज़ सीखनी है. आप हमें ये हमारा थोड़ा ना वो ब्रेन डेवलपमेंट ऐसे ही किया गया है कि बंदा अगर थोड़ा भी ऊपर गया, सर, व्हाई? आई एम नॉट योर सर, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर ब्रदर. आप सीधे सवाल पूछो. मैं एक शेर से स्टार्ट करना चाहता हूँ. नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपने किश्तो रात से, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपने किश्तो रात से, जरा नम हो ये मिट्टी भी जरखेज है साकी. दिगरगू है जहाँ तारों की गर्दिश तेज है साकी, दिगरगू है जहाँ तारों की गर्दिश तेज है साकी, दिले हर जर्रे में गुगई रास्ता खेज है साकी. मताए दीन व दुनिया लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीन व दुनिया लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खोरेज है साकी. सर अब मैं सारे क्वेश्चन हो गए सर, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ सर. ये स्मार्ट लोग क्यों मतलब क्वालिफाई कर जाते? इसका जवाब आपको, गुड क्वेश्चन. मतलब ये तफहीम देगा, बाजिला देगी, मैम का नाम मुझे नहीं पता, ये दे देंगी, ठीक है. इसका जवाब मैं क्या दूं यार, क्या पता. कुछ होता, शायद खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है. समझा? ये स्मार्ट लोग क्वालिफाई नहीं करते, क्वालिफाई होने के बाद लोग स्मार्ट हो जाते हैं. समझ आई मेरी बात? पॉलिटिकल साइंस. अच्छा, PSIR बोल रहे हो आप? PSIR बोल रहे हो. और दूसरा क्या बोला आपने? इकोनॉमिक्स. बैकग्राउंड क्या है आपका? मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से. आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट थे आपके? इकोनॉमी, पॉलिटिक्स साइंस, कंप्यूटर. अच्छा, सेम सब्जेक्ट से. मैं बुद्धि कंफ्यूज ये था. क्या हवन पर देखो, 4 साल आपने पढ़ा, PSIR भी पढ़ा, इकोनॉमिक्स भी पढ़े. आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, मैं आपके बिहाफ पे कैसे डिसाइड कर लूँ? जबकि मैंने कभी PSIR इसी UPSC में ही पढ़ा है और इकोनॉमिक्स भी UPSC में ही पढ़ा है. ठीक है. यू हैव टू डिसाइड. मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ इसी चीज़ पे. आई कैन गाइड यू कि भाई आप मुझे कोई सवाल पूछो ऑप्शनल से रिलेटेड, आई कैन गाइड यू. आप मुझे बोलो, जैसे मैंने कुछ बच्चों को गाइड किया था, वो एंथ्रो के थे. दे टोल्ड मी कि भाई आप हमें एंथ्रो में गाइड करो. मैंने 3 घंटा उनको पकड़ के ग्रिलिंग किया है. 3 घंटे मैंने उनको ग्रिलिंग किया है. एक एक सिलेबस का पॉइंट उनको मैंने समझाया है. मेरा एंथ्रो था, मैं एंथ्रो वाले, एक बंदे ने डिसाइड कर लिया है ही हैज टू गो विद एंथ्रो, मैं एंथ्रो वाले को समझा सकता हूँ. इस सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी फिर मेरा लेक्चर सारा बेकार हो जाएगा ना. मैं जो अभी तक बोला वो सारा बेकार हो जाएगा. अगर मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूं, भाई तू PSIR ले ले, मेरा सारा लेक्चर बेकार हो जाएगा. यू हैव टू डिसाइड. स्टडी बोथ द सिलेबस. देखो एग्जाम, पिछले साल के पेपर्स उठाओ, वो पेपर्स सॉल्व करो, देखो किस में आप लिख पा रहे हो. देखो एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है, जो आपका ये होता है ना मेंस का पेपर, GS में सबको सेम नंबर आते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि हर एक बच्चा जो मेंस तक पहुंचा वो कंटेंट सेम लिखता है. 4000 में से 3000 का कंटेंट सेम होगा. ठीक है. बचता है वहाँ पे ऐसे, एथिक्स, ऑप्शनल. ऐसे कर लोगे, निभा लोगे किसी तरह से, वो वैसे ही लिटरेचर वाले ज़्यादा उठा लेते हैं ऐसे में. ठीक है. वहाँ हमें नंबर इंजीनियरों को वैसे ही कम आते हैं. मैं तो ऐसे में यार आधा घंटा सोच रहा था ये 1000-1200 वर्ड्स पूरे कैसे करूं. था ही नहीं, मटीरियल कंटेंट ही नहीं था दिमाग में. कैसे पूरे करूं? 1200 वर्ड खींच खींच के पूरे किए हैं. जब दूसरे ऐसे में तो वर्ड्स पूरे नहीं हो रहे थे, पेज बराबर किया, गैप छोड़ छोड़ के एंड के पेज तक लिख लिया. ठीक है. तो ऐसे भी निप जाएगा, एथिक्स भी निप जाएगा. ऑप्शनल आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा. मेरी बात समझ आ रही है? ऑप्शनल सोच के लो. कोई एक ऑप्शनल लिया, उस पर फोकस करना शुरू. ये
हर साल चलता रहता है। मतलब पिछले बीच में मैं जब प्रिपरेशन शुरू किया था 2018 में, तब शायद मुझे याद है इसका ना, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सा है वो ऑप्शनल, पब एड का बहुत ज़्यादा बूम था। फिर अभी कुछ टाइम चल रहा है, अभी एंथ्रो में अच्छे नंबर आ रहे हैं, कुछ टाइम पहले सोशियोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, अगली बार फिर से सोशियोलॉजी में अच्छे आ सकते हैं। आपको कैसे पता कि नहीं आएंगे? मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, मैं वही चीज़ मैं इनको समझा रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में क्या नंबर आएंगे यू कैन नेवर डिसाइड। ठीक है, आप जिसमें मज़ा आएगा ना, देखो क्यों, आपको एक चीज़ बता दूँ, जो आपको ऑप्शनल पढ़ना है ना, वो आपको पीजी लेवल का पढ़ना है, सॉर्ट ऑफ पीजी और यूजी के बीच वाला हिस्सा, बीच वाले लेवल का पढ़ना है। समझो आपको कॉलेज जाने के बगैर एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो पीजी लेवल तक आपको पढ़ना है। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, हम कॉलेज जाके नहीं पढ़ते हैं, तो कॉलेज के बगैर वो सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट के बगैर कैसे पढ़ोगे? समझ आ रही मेरी बात? आप डिसाइड करो, आपको पीएसआईआर में अगर मज़ा आता है, आईआर में मज़ा आता है, उसमें आईआर ही मज़ेदार पोर्शन है, बाकी तो पता नहीं मुझे। अगर उसमें मज़ा आता है तो वो कर लो, इकोनॉमिक्स में मज़ा आता है वो कर लो, ठीक है, वो आप डिसाइड करो, सिलेबस पढ़ो। हाँ जी बताइए। हाँ जी, तो देखा जाता है कि जियोग्राफी, उर्दू या एंथ्रोपॉलॉजी, इनमें ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं, सही, एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग फील्ड और एनी अदर फील्ड। सही। व्हाई? पहले मैं यहाँ पे देखो, आपको मैं लाइव एग्जांपल दूंगा। इंजीनियर यहाँ पे जितने भी होंगे ना, इंजीनियरिंग फील्ड का सब्जेक्ट कोई लेगा ही नहीं, ठीक है। 100 में से कोई एक बंदा होगा जो इंजीनियरिंग में इतना वो होगा, होल्ड का जिसमें होगा, वो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लेगा, ठीक है। ट्रेंड सेटर्स भी हम ही हैं। जब किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा बच्चे गए, अगर एंथ्रोपॉलॉजी 100 बच्चे लिख रहे हैं और आपका यहाँ से कोई और पेपर 50 बच्चे लिख रहे हैं, उधर 100 में से 20 सिलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ 50 में से कितने सिलेक्ट होंगे? कम हो जाएगा ना। तो आप क्या ट्रेंड बताओगे? ट्रेंड सेटर्स कौन है? ट्रेंड सेटर्स स्टूडेंट्स हैं। हम डिसाइड करते हैं किस सब्जेक्ट में क्या नंबर आएंगे। थोड़ा प्लस माइनस तो होता है। देखो यूपीएससी उसके लिए बैलेंसिंग करता है, वो आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शनल्स में बैलेंसिंग होती है मार्क्स की। अगर कोई सब्जेक्ट कभी इनको लगता है कि ज़्यादा नंबर आ रहे हैं किसी में, उसमें बैलेंसिंग हो जाती है नेक्स्ट ईयर, या पेपर डिफिकल्ट करते हैं या कुछ और तरीके से बैलेंसिंग हो जाती है। आपको उसमें नहीं जाना है, वो माइन्यूट चीज़ें हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ा ये भी सोचो, देखो आपको लग रहा है कि मुझे ट्रेंड देखना चाहिए कि किस में ज़्यादा है, मे बी दैट विल वर्क फॉर यू। आप ट्रेंड फॉलो करो। फिर किसी बच्चे को, अब मैं आपको मैं बोल रहा हूँ, कल को अगर ट्रेंड आ गया भाई ये क्या साइकोलॉजी ऑप्शनल में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं जी, फिर क्या मैं हर एक बच्चे को बोलूँगा साइकोलॉजी पकड़ो? नहीं बोल सकते ना। चाहे मेरा साइकोलॉजी से हो गया, बट मैं नहीं बोल सकता उसको। किसी एक का मत, किसी वो कोई भी ऑप्शनल लेगा मगर वो साइकोलॉजी पे आएगा, उसका मत हो जाएगा। यू नेवर नो, इट्स एन अनसर्टन एग्जाम। रीड द सिलेबस, अंडरस्टैंड द सिलेबस, सी आपको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, देन चूज योर ऑप्शन। ओके। इग्नो का पीजी लेवल का मटेरियल है तो ऑब्वियसली इनफ ही होगा। मेरी बात समझ आ रही है? ऑप्शनल क्या है आपका? पीएसआईआर। पीएसआईआर में मटेरियल बहुत मिलता है, ये मटेरियल डर्थ वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें मटेरियल भर के है। मैं इस चीज, अच्छा मटेरियल पे मैं एक चीज बता दूं, आपका सवाल भी उसी से कवर अप हो जाएगा। हजारों किताबें नहीं पढ़नी है, कोई एक किताब पकड़ो, वो 1000 बार पढ़ लो, ये सबको पता है, बट फॉलो कोई नहीं करता है। पीडीएफ जमा किए होंगे मोबाइल में सबने, लार्ज इंस्टा क्या वो क्या है वो टेलीग्राम तो ज्वाइन करके होगा, वहां से डाउनलोड हो रहे होंगे पीडीएफ, पढ़ेगा कोई नहीं वो, ठीक है। मटेरियल कम रखो, उसको बार बार रिवाइज करो। एक ही किताब पढ़ रहे हो सफिशिएंट है, उसको रिवाइज करो। 10 जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आपके पीएसआईआर का सवाल, अगर आपको उसमें मटेरियल मिलता है, वो मटेरियल पकड़ो, कवर दैट फर्स्ट। जब आपका वो मटेरियल कवर हो जाएगा, आपने उसमें सारा कंटेंट याद हो गया आपको, फिर स्विच करो नेक्स्ट मटेरियल पे, थोड़ा एडवांस लेवल मटेरियल पे। अब मैं आपको अभी बोलूँगा भाई तू पीएचडी लेवल का पीएसआईआर पढ़ ले, पढ़ पाओगे? जब तक आप इग्नो का वो बेसिक लेवल का नहीं पढ़ोगे, आप पीएचडी लेवल पे कहाँ चले जाओगे? मेरी बात समझ आ रही? इसीलिए बेसिक से शुरू करो, वो जब पूरा कवर हो जाए उसके बाद एडवांस पे चले जाना, ठीक है? हाँ जी सर। नहीं यार, तुम लोग यार समझ ही नहीं रहे हो।
मतलब मैं अभी नया हूँ प्रिपरेशन, आई हैवंट हर्ड अबाउट दिस ऑप्शनल एंड ऑल, मतलब क्या एक स्ट्रेटजी है कि मैंने सोचा मुझे पहले मैं जीएस फाउंडेशन अच्छी बनाऊं बाकी ऑप्शनल, ये दूसरा सवाल है भाई, सुन लो। ऑप्शनल कब करना है, सॉर्ट ऑफ ऐसा ही सवाल है ना, ऑप्शनल कब करना है। अगर आप आज प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, अगर आज डे 1 है, ऑप्शनल डे 1 से आपके साथ चलना चाहिए। आपका जीएस चल रहा है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, रेस्ट यू हैव टू डिसाइड। डोंट फॉलो माई स्ट्रैटेजी, इट्स व्हाट आई फॉलोड, इट मे बी गुड फॉर यू और नॉट, ओके। मैंने डे 1 पे ही ऑप्शनल उठाया 7। ऑप्शनल क्योंकि टाइम लेता है 6 महीने, कोई भी ऑप्शनल हो 4, 5, 6 महीने तो लेता ही लेता है, और पहली रीडिंग में वैसे ही ऑप्शनल समझ नहीं आता है, ठीक है। अगर आप ऑप्शनल पीछे छोड़ दोगे, आप अभी जीएस प्रिपेयर करोगे, आपका सीसेट वाली बात हो जाएगी, आपका जीएस प्रिपेयर होगा, आपका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा, आपका मेंस गिर जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शनल कवर्ड नहीं होगा। फिर आप सोचोगे कि मैं प्रीलिम खत्म होने के बाद जो मेरे को 3 महीना मिलता है उसमें मैं ऑप्शनल कवर करूंगा। आप उस टाइम ऑप्शनल कवर करोगे कि आप मेंस के सब्जेक्ट कवर करोगे जो आपने प्रीलिम में नहीं पढ़े होंगे, सिक्योरिटी इशू, इंटरनल इश्यूज, वो सारे सब्जेक्ट्स। आपका ऑप्शनल आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए और वो आपके साथ डे 1 से होना चाहिए। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ यू, ठीक है, क्योंकि यही स्कोरिंग है। बाकी सब में सबको सेम मार्क्स होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, समझ आ गया। और कोई क्वेश्चन? ये बाजला ने भी सही बोला था, कोई लड़कियां कुछ पूछ नहीं रही हैं, कुछ पूछ। हाँ जी, हाँ जी। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही क्या कहा, क्वालिफाई करने के बाद मैं अगर आप लोगों को यहाँ कुछ भी बोलूँ मानना पड़ेगा, ठीक है। कोई आपको बोले भाई मैं उसका इंटरव्यू के, उसने पढ़ने के बगैर, उसने भाई पढ़ने के बगैर ही उसने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, मैंने इंटरव्यू के बगैर ये कर लिया। मैं जी ऑटो वाले का बेटा था, उसने क्वालिफाई कर लिया। मे बी द केस, दैट मे हैव हैपेंड, बट हर किसी का दिमाग एक जैसा, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। उसके लिए निभ गया, आपके लिए नहीं निभेगा। उसको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं थी भाई, मैं अपना बता देता हूँ, ठीक है। वाजीराम एंड रवि में मैंने कोचिंग की 2.5 लाख रुपए भर के, उसके बाद दिल्ली में 1 साल रहा। लगाओ वहाँ पे ऊपर से ओल्ड राजेंद्र नगर में कितना रेंट होता है वो पता ही है, ठीक है। उनके नोट्स मैंने बनाए हैं भाई, ऐसे ही फ्रंट रो में बैठ के पूरा कॉपी लिखा, बराबर हर एक चीज़ लिखा, हर एक चीज़ लिखा। वाजीराम एंड रवि से हर साल आईएएस निकलते हैं, टॉप क्लास आईएएस निकलते हैं, ठीक है, मान के हो ये बात। एक क्वेश्चन नहीं निकलता था मुझे उनके नोट्स से, क्या बोलोगे आप? ठीक है, किसी के लिए चल गया होगा वाजीराम एंड रवि, मेरे लिए नहीं चला। मेरे को ट्यूशन करना पड़ा, मेरे को उसके बाद और ऑनलाइन कोर्स भी लेना पड़ा समझने के लिए चीज़ें। उसके बाद मेरे को समझ आया क्या है ट्यूशन किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि देखो ये आप नॉट एट द एंड ऑफ द डे आपको ट्यूशन कोई दिमाग में चीज़ें डालेगा नहीं, वो आपको एक रास्ता दिखाएगा। क्योंकि जब आप पॉलिटी की सबसे इजी, ये लक्ष्मीकांत सबसे इजी बुक है, इतना मोटे मोटे वर्ड्स में लिखा है, सबसे इजी बुक है। जब आप वो पढ़ने बैठोगे आप डर जाओगे पहले दिन, मगर जब आपको कोई टीचर आके समझाएगा ना कि भाई आर्टिकल 1 ये है, आपके लिए वो इजी हो जाएगा। मैं आपके एक एग्जांपल देता हूँ। आर्टिकल 1 क्या है? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये आप लक्ष्मीकांत से यही वर्ड्स पढ़ सकते हो, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद जब आप किसी टीचर के साथ पढ़ते हो ना, कोई टीचर गाइड के साथ पढ़ते हो, वो आपको समझाता है यूनियन ऑफ स्टेट, और अगर स्मॉल एंटिटीज़ मिलके अगर एक यूनियन बनाती हैं या बड़ा यूनियन अगर टूट के स्मॉल एंटिटीज़ बनाता है, डिफरेंस क्या है। इंडिया कैसा यूनियन है, फेडरल है, नॉन फेडरल है, क्वाज़ी फेडरल है, अब तो मुझे भूल भी गया है, ठीक है। तो टीचर आपको जो गाइडेंस होता है ना, टीचर आपको एक रास्ता दिखाता है कि भाई थोड़ा आपके लिए चीज़ें ईजी करता है। बाकी अगर आपको लगता है आप खुद से पढ़ सकते हो, आप खुद से पढ़ो। ये बात समझ आ रही है? बस भाई घर वाले मेरे को, मतलब मेरे लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन, मतलब इस जर्नी में सबसे आपको सपोर्टिव अगर कोई होता है, आपकी फैमिली होती है। फैमिली के अलावा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और मेरे 2-4 दोस्त, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2-4 दोस्त उनने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, ठीक है। मेरे भैया, बड़े भैया हैं, उनका तरीका होता था मतलब मेरे को समझाने का। वो बोलते थे तेरा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं गेम्स बहुत खेलता, ऑनलाइन गेम्स में बहुत खेलता था। मैं रात को 10 बजे शुरू करता था गेम खेलना, 1 बजे तक मैं गेम खेल रहा होता था
ऑनलाइन गेम सिस्टम पे अच्छा खासा तरीके से, मज़ेदार तरीके से। वो मुझे हमेशा बोलते थे भाई तेरा नहीं होगा, तू कुछ भी कर ले तेरा क्वालिफाई नहीं होगा। वो एक तरीका होता है इंस्पिरेशन देने का कि नहीं भाई मेरा होगा। अब अगर आपको घर वाले बोलते हैं भाई तू ट्यूशन, उनने देख ट्यूशन के बगैर, वो उनका एक तरीका है। आपकी फैमिली आपकी सबसे बड़ी वेल विशर है, मेरी बात समझ। आप उतना खुश नहीं होगे क्वालिफाई करके जितना वो खुश हो जाएंगे। उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना है, जस्ट फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, अपने टाइम पे, उनकी बातों को अपने दिल पे मत लो। और कोई थक गए को शेयर जल्दी बनियो। बेचा कहाँ, थैंक यू।